राजा ने जब अपनी पत्नी रानी यानी वह एक राजा की बेटी भी थी राजकुमारी की दुख भरी कहानी सुनी तो उससे कहा, अपने आप को तैयार करो, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के घर ले जाऊंगा। राजकुमारी बहुत निवेदन की कि मुझे मेरे जालिम पिता के सामने मत ले जाओ, वह मुझे कत्ल कर देगा। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार वह मजबूर होकर अपने माता पिता के घर यानी राजा के अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया। राजा ने गुस्से से आकर अपनी बहुत बड़ी लश्कर तैयार की। साथ में राजकुमारी अपने 5 बेटों को भेजा, लेकिन खुद किसी दूसरे काम से दूसरे राज्य में चला गया। अपने खास आदमी, मंत्री, वकील और पंडित को राजकुमारी के साथ कर दिया और कहा कि तुम लोगों दूसरे राज्य को चले जाओ, मैं पहली और दूसरी या तीसरी रास्ते पर तुमसे जरूर आकर मिलूंगा। मंत्री और सलाहकार राजकुमारी को लेकर लश्कर के साथ उसके माता पिता के राज्य की तरफ रवाना हो गए। शाम होते होते उन्होंने मंजिल पर पहुंचकर पड़ाव डाला। दासियों ने राजकुमारी का खेमा खड़ा किया। तब राजकुमारी ने देखा कि मंत्री का खेमा भी उसके खेमे के बिल्कुल करीब खड़ा किया गया। वह राजकुमारी ने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री, तुम जानते हो कि मैं एक राजा की बेटी और एक राजा की बीवी हूँ। तुम अपना खेमा यहाँ से दूर लगा लो। मंत्री ने कहा, पार्वती राजकुमारी, राजा ने हमें आपकी हिफाजत की खातिर आपके साथ भेजा है। अगर आपके बच्चों को कुछ हो जाएगा तो मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा। राजकुमारी ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम अपना खेमा यहाँ से दूर कहीं लगा लो। लेकिन मंत्री नहीं माना। खेमा लगाए और खाना वगैरह खाया गया। रात हो गई थी। थके हारे लोग सो गए। मंत्री के दिल में खोट था, उसे नींद नहीं आ रहा था। आखिरकार रात के 2 बज गए तो उठा और राजकुमारी के खेमे में दाखिल हो गया। राजकुमारी पहले से ही भाप चुकी थी कि मंत्री बदजात की नीयत में खोट है। आहट पाकर राजकुमारी जग गई। देखा कि मंत्री है तो उसे ललकार कर बाहर निकलने को कहा, लेकिन मंत्री आगे बढ़ने लगा। राजकुमारी ने कहा, एक बदजात मंत्री, तुम जानते हो कि मैं एक राजा की बेटी हूँ और एक राजा की बीवी भी हूँ। मैंने बुराई नहीं की है और ना किसी को बुरा चाहा है। मुझे इंसानों के सामने बदनाम मत करो और मेरे घर में से निकल जाओ। लेकिन बेगैरत मंत्री नहीं माना। जब राजकुमारी ने देखा कि मंत्री किसी सूरत नहीं मान रहा तो उसने अपने बेटे को मंत्री के सामने किया। तुम्हें इस बच्चे की सर की कसम, उसे इस तरह मत करो। मुझे भगवान के वास्ते दिए। लेकिन कैरेक्टर लेस मंत्री, दिमाग में हवस का भूत सवार था। वह आगे बढ़ा और तलवार निकालकर एक ही बार में मेरे बच्चे का धड़ सर से अलग कर दिया। राजकुमारी समझ गई कि बदजात मंत्री बिल्कुल भी नहीं मानेगा। मंत्री से कहा कि तुम अब बिल्कुल भी नहीं चलने दोगे। मैं एक औरत पवित्र हूँ, इस वक्त भी भगवान के अस्त्र पहन रखे हैं। मुझे इतना मौका दो कि मैं अपने भगवान का अस्त्र निकाल दूँ, तब तुम्हारा जो चीज़ चाहे वो कर लो। मंत्री ने कहा, जाओ और जल्दी आना। राजकुमारी खेमे से बाहर निकल गई। भागती हुई वहाँ से दूर एक बड़े झाड़ी के पीछे छुप गई। मंत्री कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे ढूंढने निकल गया। इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। सुबह होने वाली थी। आंखें थक हार कर दोबारा राजकुमारी के खेमे में दाखिल हो गया। बच्चे की लाश उठाकर कहीं दूर दफनाया और अपने खेमे में आकर घुस गया। सुबह बहुत देर के बाद जब राजकुमारी अपने खेमे में दाखिल हो गई, अपने बच्चों की लाश ना पाकर रोने लगी। लश्कर दोबारा रवाना हो गया। चलते चलते शाम तक दूसरी मंजिल पर जा पहुँचे। फिर से दासियों ने राजकुमारी का खेमा लगाना शुरू कर दिया। राजकुमारी ने देखा मंत्री ने आज अपना खेमा बहुत दूर खड़ा करवा लिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि गुलाम एक और खेमा उसके खेमे के करीब लगा रहे थे। राजकुमारी ने पूछा कि ये किसका खेमा है। गुलामों ने जवाब दिया कि ये वकील का खेमा है। राजकुमारी ने वकील को बुलाया और कहा कि मैं एक औरत हूँ, तुम अपना खेमा कहीं दूर ले जाकर लगाओ और यहाँ से हटाओ, अच्छी बात नहीं है।
वकील ने कहा, राजकुमारी, राजा ने मुझे आपके हिफाजत के लिए आपके साथ की है और राजा ने ऊपर से हमें धमकाया है कि आपको अगर और आपके सामान को कुछ हो गया तो मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा। राजकुमारी ने कहा, नहीं वकील, तुम अपना खेमा कहीं दूर ले जाकर लगाओ, मेरे खेमे के साथ नहीं लगाना है। राजकुमारी पहले से ही मंत्री के हाथों मार खा चुकी थी, इसलिए उस रात अपने पूरे होश हवास में थी। वैसे भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आज भी उसने आधी रात किसी के कदमों की आहट अपने खेमे की तरफ आते हुए सुन ली थी और चौकन्नी हो गई थी। जब उसने देखा कि आने वाला वकील है तो उसे ललकार दिया, आखिरकार मेरे खेमे में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ मेरे खेमे से तुम। लेकिन वकील अपने गंदे इरादों के साथ उसकी तरफ देखता रहा। राजकुमारी ने दोबारा उसे कहा, तुम जाते हो कि नहीं? एक राजा की बेटी हूँ और एक राजा की बीवी हूँ, एक पवित्र औरत हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो और अपने अंजाम का फिक्र करो। लेकिन उसका कैरेक्टर भी गंदा था, कहाँ मानने वाला था। वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह बढ़ने लगा। राजकुमारी समझ गई कि ये उसकी नीयत में खोट है और अपने दूसरे बेटे की दुहाई सर पर हाथ रखकर दुहाई देने लगी। लेकिन वकील ने भी तलवार से उसके गर्दन अलग कर दिए। राजकुमारी ने लाचारी से कहा, अगर तुमने अपने नापाक इरादों से नहीं डरने वाले तो मुझे एक मौका दो। मैं पवित्र औरत हूँ और मैंने एक अस्त्र पहना हुआ है। उस अस्त्र को उतार कर आती हूँ तो मुझे अपवित्र कर देना। उस वकील ने राजकुमारी को जाने दिया और वो वहाँ से निकल गई। आज भी राजकुमारी में इतनी हिम्मत थी, भागी और जहाँ तक उनके कदमों ने साथ दिया भागी और आखिरकार थक हार कर एक बड़े पेड़ झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वकील ने जब देखा कि राजकुमारी अभी तक नहीं आई तो उसके पीछे निकल पड़ा। इधर उधर भाग दौड़ा और उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब उसे डर लगने लगा कि बच्चा भी जान से गया और राजकुमारी भी भाग निकली। अगर किसी ने राजा को खबर दे दी तो मुझे खोलते हुए तेल में तल देगा। वकील जल्दी वापस आया, मरे हुए बच्चे को उठाकर कहीं दूर दफना दिया और अपने खेमे में जाकर सो गया। जब सुबह होती है तो राजकुमारी आहिस्ता आहिस्ता अपने खेमे में दाखिल हो गई। देखा कि दूसरे बेटे की लाश भी नहीं है। समझ गई कि पापी आदमी ने मेरे बेटे को भी ठिकाने लगा दिया है। बेचारी राजकुमारी अब किस किस पे एतबार करती, इसलिए चुप रही। लश्कर फिर से राजकुमारी के पिता राजा के राज्य की तरफ रवाना हो गया। आज राजकुमारी अकेली एक बेटे के साथ गमों का पहाड़ लिए ऊंट पर सवार थी। जब तीसरी मंजिल का पड़ाव डाला गया तो आज मंत्री और वकील ने अपने खेमे राजकुमारी के खेमे से बहुत दूर खड़ा करवाया और शर्मिंदा राजकुमारी के सामने आ ही नहीं रहे थे। हैरान परेशान थे कि जब बादशाह को पता चलेगा तो उसे क्या जवाब देंगे। अब जैसे ही राजकुमारी का खेमा खड़ा करा दिया गया तो देखा कि अब जो पंडित है अपना खेमा उसके खेमे के सामने गिरा रहा है। राजकुमारी ने उसे भी बेहतर समझाने की कोशिश की, लेकिन पंडित जात भी टलने वाला नहीं था। धीरे धीरे दबे पांव वह मेरे खेमे के तरफ बढ़ता जा रहा था। उसे भी मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पंडित जात भी टलने वाला नहीं था। धीरे धीरे दबे पांव वह मेरे खेमे की तरफ बढ़ रहा था। उसे भी मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत मिन्नती की, उसके मैंने हाथ जोड़े, पांव पकड़े, लेकिन वह भी नहीं माना। यहाँ तक कि कह दिया कि मंत्री और वकील तो जाहिल थे और भगवान से नहीं डरते थे, लेकिन तुम तो भगवान के रखवाले हो, तुम तो लोगों के बीच इंसाफ करते हो, भगवान की पाठ पढ़ाते हो। लेकिन पंडित भी पूरी तरह राक्षस बन चुका था। उन पर उस बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। राजकुमारी ने देखा ये भी नहीं चलने वाला। इस ख्याल से राजकुमारी ने उसे भी यही कहा कि मैं पवित्र औरत हूँ और मैं अपना अस्त्र पहन रखी हूँ और मैं अपना अस्त्र निकाल कर आती हूँ तो मेरे साथ तुम कुछ भी कर लेना। पंडित ने भी उसे जाने दिया। जैसे ही राजकुमारी बाहर निकली और भागते भागते अचानक उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा नहर बह रहा था। उसके दिल में गमों का अंधेरा भर गया था।
अपने मासूम बच्चे की याद आने लगी थी। उसका दिल खून की आंसू रो रहा था और वह सोच रही थी कि अगर राजा ने पूछा कि बच्चे किधर हैं तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। उसे अच्छा कि मैं खुद को इस दरिया के हवाले कर दूं। ये फैसला करके उसने दरिया में छलांग लगा दी। पर दरिया ने भी चक्कर पे चक्कर खिलाकर कहीं का कहीं दूसरी तरफ निकाल ले गया। वहां उसको 6 जोगी मिले जो कि 6 भाई थे। अपने कपड़े दरिया में धोने के लिए लाए थे। जब देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है तो पकड़कर बाहर निकाल लाए। अब राजकुमारी के पैरों तले जमीन निकल गई। उसके होश हवास जवाब दे गए कि अब जाऊं तो जाऊं कहाँ। हे भगवान, उन तीनों पापियों और बदचलन से अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली तो अब इन 6 नंग धड़ंग जोगियों के हत्थे चढ़ गई। जोगियों में से हर एक यही कह रहा था कि मेरी है। आखिरकार सलाह ये हुई ठहरी कि उसे पिताजी के पास ले जाएंगे और वह जिसका कहेंगे यह औरत उसकी है। वह राजकुमारी को अपने पिताजी के पास ले गए। उन 6 भाई के पिता एक अक्लमंद इंसान थे। समझ गए कि ये किसी राजपूत घराने की राजा की औरत है और मेरा कोई भी बेटा इस लायक नहीं है। इसी वजह से उसने अपने बेटे को समझाया, ए मेरे बेटे, तुम 6 भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है। उसे अपना बहन बना लो। तुम 6 भाई हो और वह 7वीं तुम्हारी बहन होगी। उसकी खूब देखभाल करो। वह तुम्हारे घर की लक्ष्मी होगी। उसके लक्ष्मी से सबका सर ऊंचा। पिताजी ने फैसले से 6 जोगी भाइयों को खुश होते हुए अपने से बढ़कर राजकुमारी का ख्याल रखने लगे। उनको छोड़कर जब राजा चौथे दिन लश्कर से मिला तो देखा मंत्री, वकील और पंडित उसके एक कतार में थे। उसके सामने शर्मसार थे। पूछा, मेरी बीवी और बच्चे कहाँ हैं? तीनों ने एक जुबान होकर कहा, राजकुमारी तो एक डायन थी। तीनों बच्चों को खाकर खुद भाग निकली। राजा हैरान व परेशान हो गया कि ये क्या बात हो गई। वह उन तीनों के बातों पर शक में पड़ गया, लेकिन कहा कि बाद में देखते हैं। अभी जिस तरह जा रहे हैं वहां जाकर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। राजा अपने दिल में यही सोच रहा था कि जाकर अपने जालिम ससुर राजा को देखूं और उससे पूछूं कि उसे क्यों बेटी से नफरत है। उसके जुल्म और सितम की वजह से उसकी बेटी डायन बन गई और अपने ही बच्चों को खा गई। चलते चलते उन्होंने एक बड़े दरिया को पुल के जरिए पार किया और अपनी मंजिल के तरफ रवाना हो गए। इधर राजकुमारी जोगियों की बहन बनकर रहने लगी। उसे इधर उधर से भनक लग गई कि पिता राजा के राज्य में पहुंच गई है। उसे पता था कि उसके पिता को किस्सा सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने जोगियों भाई से कहा कि जाकर राजा को बता दो कि मेरी बहन किस्सा सुनाती है, तो क्या आप उससे किस्सा सुनेंगे? राजा के मंत्री ने और सलाहकार ने जोगियों से किस्सा सुनने से इनकार कर दिया और उसको रुसवाई उठानी पड़ी। फिर दोबारा अगले दिन 6 भाई राजा के दरबार में गए और राजा के सामने रूबरू होकर बातें की कि हमारी बहन किस्सा सुनाती है, क्या आप सुनना पसंद करेंगे? राजा ने उन्हें इजाज़त दे दी कि उनकी बहन का किस्सा सुनने के लिए। राजा ने कहा कि अगर उसका किस्सा पसंद आएगा तो हम उसको हमेशा के लिए रख लेंगे किस्सा सुनने के लिए, उसको नौकरी पर। शाम को जोगियों ने अपनी बहन को लेकर राजा के महल में हाजिर हुए। राजकुमारी नकाम में थी और सामने में पर्दा हॉल था। उसने राजा के लिए एक किस्सा सुनाया जो बादशाह को बहुत पसंद आया। उसने खुश होकर जोगियों को बहुत सारा इनाम दिया। जोगियों ने इनाम लेकर अपनी बहन को साथ लेकर घर वापस आ गए। पहले वो भिक्षा मांगते थे, इसलिए बहुत खुश थे। जोगियों की बहन अब हर रात राजा को एक नया किस्सा सुनाती थी और राजा खुश होकर उन्हें इनाम देता था। फिर जोगी भाई उसे साथ लेकर अपने घर वापस चले जाते थे। अब जो भी हो कि जान भी भिक्षा मांगने की छूट गई थी। एक रात जब वह आई तो देखा कि आज तो उसका पति भी और राजा, मंत्री, वकील, पंडित वगैरह भी उसके पिता राजा के साथ बैठे हुए हैं। राजकुमारी ने सोचा, आज तो किस्सा मजा करेगा। राजकुमारी आज भी हर रोज की तरह नकाब में थी। पर्दे के दूसरी तरफ आकर अपनी जगह पर बैठ गई और अपने पिता राजा से कहा, प्रभु, आपको मेरी उम्र लग जाए,
मैं आपको एक बहुत ख़ास कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर किसी को कोई ज़रूरत या काम है तो अभी कर ले, मेरे कहानी के बीच में नहीं जा सकते। आप अगर कोई उठकर गया तो मैं कहानी सुनाना बंद कर दूंगी और आइंदा के लिए भी कोई कहानी सुनाने नहीं आऊँगी। राजा ने सबको हुक्म दिया। सब ने हुक्म मान लिया। राजा ने कहा, ठीक है, हम आपकी कहानी के बीच में कहीं नहीं उठेंगे। राजकुमारी ने अपनी कहानी शुरू की कि एक जालिम राजा था। उसने अपने घर में बेटी की पैदाइश बंद कर दी थी। जब उसके घर में लड़कियां पैदा हुई तो अपनी बीवी को उसने मारने का हुक्म दिया। उसकी बीवी ने दाई के जरिए अपनी बेटी को बचाकर उसके पालन पोषण किया। एक दिन उस लड़की पर राजा का नज़र पड़ गया। अब जवान हो गई थी। राजा ने उस बूढ़ी दाई के घर अपने लिए रिश्ता भेजा, लेकिन दाई ने कबूल नहीं किया। राजा ने उस पर जुल्म सितम ढा दी, बताया कि वह लड़की उसी राजा की बेटी है। राजा हैरान हुआ कि ये तो मेरा किस्सा है जो ये औरत सुना रही है। राजा ने बहुत से हीरे जवाहरात राजकुमारी के तरफ फेंक कर कहा, देखना, कहानी को बंद न करना। राजकुमारी ने हीरे लिया और जोगियों के तरफ फेंक दिए, जो उसे पाकर बहुत खुश हुए। राजकुमारी ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, राजा ने अपनी बेटी को अपने बेटे के हवाले करके कहा, उसे जंगल में ले जाकर ख़त्म कर दो और उसकी आंखें और खून निकाल कर उसे दिखा दे। लेकिन भाई को अपने हाथों से बहन को कत्ल नहीं करवाना था और वह अपनी बहन को जंगल में छोड़कर वापस आया। जंगल में वह लड़की बहुत अच्छी तरह रहती है, यहाँ तक कि उसके जिस्म पर उसका वस्त्र फटकर छलनी छलनी हो जाता है और वह जंगल सुनसान में बिन वस्त्र समय गुजारने लगी। राजा का उम्र थोड़ा बूढ़ा हो गया था। उससे पहले ही उससे अपनी बेटी के साथ किए गए जुल्म और सितम से बहुत परेशानी और पछतावा था। जब उसे कहानी के जरिए अपनी बेटी के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजकुमार को भी एहसास हुआ कि ये तो मेरी बहन का किस्सा है। उसने बेचैनी होकर कुछ और हीरे जवाहरात राजकुमारी के तरफ फेंक दिए और कहा कि तुम अपनी कहानी को शुरू रखना। जोगियों ने तो इतनी दौलत देखकर बेचैन हो गए। राजकुमारी ने कहा कि एक दिन एक राजा उस जंगल से गुजर रहा था। लड़की को देखा और उसे अपने साथ अपने राज्य लेकर आ गया और उससे ब्याह रचा लिया। राजकुमारी का पति राजा पहले ही बड़ी दिलचस्पी से कहानी सुन रहा था। अचानक से चौंक पड़ा। ये तो मेरी और मेरी पत्नी की किस्सा लग रहा है। उसने भी बहुत से हीरे जवाहरात निकाल कर राजकुमारी के तरफ फेंक दिया और कहा, देखना, इस कहानी को शुरू रखना, मुझे इस कहानी को पूरा सुनना है। जोगी भाई तो मारे खुशी के ज़मीन पर नहीं टिक पा रहे थे। राजकुमारी ने अपनी कहानी को जारी रखा। राजा ने उस लड़की से शादी की। उससे उसे 3 बेटे हुए। एक दिन राजा ने उसे उनके बेटों के साथ अपने मंत्री, वकील और पंडित के साथ उसके ससुराल रवाना किया। जब मंत्री, वकील और पंडित के 7वें आसमान उनके सर पर आ गिरा, एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे कि ये तो किस्सा हमारा है। राजा ने कुछ और हीरे जवाहरात राजकुमारी के तरफ फेंक दिए। जोगियों भाई की तो जैसे लॉटरी लग गई थी। पहली मंजिल पर राजा का मंत्री नापाक इरादों के साथ मेरी तरफ बढ़ा और उसने अपने हवस के लिए मुझे तंग किया। उसके बड़े बेटे का सर तन से जुदा किया, लेकिन लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली। मंत्री की तो जैसे हवा गुम हो गई थी। मंत्री उठा और बोला, मुझे बहुत ज़ोर से पेशाब लगा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राजा ने उसे डांट दिया, चुप से बैठ जा बदजात कहीं के, इस वक्त तुम्हें क्यों पेशाब आ रहा है। मंत्री चुप करके बैठ गया। दूसरे मंजिल पर इसी तरह वकील भी अपने नापाक इरादों के साथ लड़की के खेमे में तंग करने के लिए आया। अपने नापाक नाजायज़ इरादों को पूरा करने के लिए उसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा करके भी बाज नहीं आया। पर पाक दामन लड़की ने यहाँ भी अपनी इज्जत बचाई और भागकर कहीं छुप गई। अब वकील हकलाया, राजा, मैं अपनी जिंदगी वार दूँ तुम पर।
मुझे बहुत जोर से संडास आई है। बस मैं यूं गया और यूं आया। राजा ने वकील पर आंखें निकाला। बस कर बज्जात और चुपचाप बैठ यहाँ। जब हकीकत जाहिर हो रही है तो तुम लोगों को लेटरिन पेशाब आ रही है। वकील भी चुप होकर बैठ गया। तीसरी मंजिल पर जब पंडित की बारी, वह भी भगवान और देवताओं को भूलकर बदी के लिए लड़की को तंग करने लगा। उस जालिम ने उसके तीसरे बेटे का सर कलम कर दिया। लड़की ने फिर से अपनी इज्जत बचाई और भागकर एक बड़े नहर में कूदकर छलांग लगा दी। पंडित ने भी कोई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसे भी डांट कर चुप करा दिया। दरिया ने लड़की को कहीं दूर ले जाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, जहां से 6 जोगियों ने देखा और उसे दरिया से निकाल लिया। अब जोगियों भाइयों की तो ठगी बंद हो गई कि वह ना हमारी बहन की कहानी है। वह भी चुप साथ बैठ गए। जैसी उस लड़की को अपने पिता के पास ले गए और अक्लमंद पिता ने उस लड़की को उन भाइयों की बहन बना दिया। उसके पिता राजा के आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। दोनों बादशाहों ने हीरे जवाहरात के ढेर उनके सामने लगा दिए और राजकुमारी से कहा कि किस्सा को जारी रखा जाए। लड़की को किसी तरह पता चला कि उसके पिता राजा को कि उसका राज्य है। उसे पता था कि उसके पिता को कहानी सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने भाइयों के जरिए राजा को हवाला भेजा, अगर उसे मंजूर हो तो आकर कहानी सुनाए। यहाँ पहुंचकर उसके पिता राजा का दिल चूर चूर हो गया और वह एक फरियाद मांगकर उठ खड़ा हो गया। राजकुमारी भी अपने चेहरे से नकाब उठा देती है। उसके पिता राजा ने भी राजकुमारी को पहचान लिया। बाप बेटी के और पति पत्नी पाकर बेहद खुश हो गए। दोनों ने मंत्री, वकील और पंडित को पकड़कर उससे कहा कि बोलो, कैसी सजा चाहिए? 4 छड़ी या चाबुक या भटूरे, ये बड़ा ही जुबान में 2 सख्त सजा हैं। उन्होंने कहा कि 4 भटूरे बादशाह के बाहर घोड़े बंधवाए गए। हर एक के हाथ में घोड़े का 4 तरफ बांधकर उन्हें 4 तमाम घुमाया गया। तीनों को उनके किए की सजा मिल गई थी। एक राजा को उसकी पत्नी मिल गई थी और दूसरे राजा को उसकी बेटी मिल गई थी और एक राजकुमार को उसकी बहन मिल गई थी। अब ये चारों आपस में मिलकर बहुत रोते हैं और अपनी गलतियों की माफ़ी राजकुमारी से मांगते हैं। भाई अपनी बहन से माफ़ी मांगता है